Hello everyone. Today we will discuss MCQs on wave optics, that is interference. जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो होंगे कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप एंड न्यूटन्स रिंग। MCQs स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी टॉपिक को आप रिवाइज कर लेना। मैंने ऑलरेडी सभी टॉपिक की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर किसी को किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो वीडियो देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ। हमें पता है कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं। वो सोर्स, हम उस सोर्स को कोहेरेंट बोलते हैं जिनके जो लाइट रे निकल रही हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम हो और उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। हम उन सोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो दे प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दे प्रोड्यूस वेव इन द मीडियम साइमल्टेनियसली, दे प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यानी कि कोई भी सोर्स कोहेरेंट तब कहलाएंगे यदि उनसे जो लाइट सोर्स निकल रही हैं उनके एम्पलीट्यूड सेम हो और उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है भाई, तो हम उन सोर्स को कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ द फ्रिंज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस इज। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है हमें, उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप होती है हाइपरबोलिक। उसकी शेप कैसी होती है? हाइपरबोलिक। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जो हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज बनती हैं उनकी शेप हाइपरबोलिक होती है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहेरेंट सोर्स आर दो सोर्स फॉर विच फेज डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, बोथ फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनमें फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। उन सोर्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सस्टेन्ड interference pattern cannot be obtained by using two independent source of light because। हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स से इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाते? क्वेश्चन है ये। क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्स सिंपल वे में, टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर नॉट कोहेरेंट। अगर आपके टू इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट होंगे तो हमें उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उनका एम्पलीट्यूड अलग होता है और उनमें एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता, दैट इज वो कोहेरेंट नहीं होते, इसलिए हम उनसे इंटरफेरेंस डेवलप नहीं कर पाते। तो ऑप्शन ए है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट एमिट्स वेव कंटिन्यूअसली। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। दोनों कंटिन्यूअसली वेव को एमिट नहीं करते। The wave emitted by two independent source of light do not have same phase। सही बात, दोनों में सेम फेज नहीं होता, ये भी ऑप्शन सही है। Two independent source of light do not have constant phase difference। ठीक है भाई, तो उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता। ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑल आर द करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, for sustained interference we need two source which emits wave with same amplitude with same intensity in a narrow beam having a constant phase difference। तो जो sustained interference की कंडीशन है कि टू वे सोर्स जो है वो जो एमिट कर रहे हैं वेव को, वो कब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हमें मिलेगा? जब उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। वो तभी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देंगे जब दोनों सोर्स से जो लाइट निकल रही है, वो तो है कि आपका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, तब ही हमें आपका सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इज मेनली बिकॉज ऑफ।
तो हमें पता है इंटरफेरेंस कितने प्रकार, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है, एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एडिशन ऑफ वेव फ्रंट। तो हम दो ही तरह के इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। लेकिन इन थिन फिल्म जो हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं वो किसके कारण होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के कारण आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इन थिन फिल्म द इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलर इन थिन फिल्म आर विकोस। हम एक थिन फिल्म लें, मान लो कि हमने एक ऑयल लिया। थिन फिल्म क्या होती है, हम एक ऑयल लें, उसको वाटर के ऊपर स्प्रेड कर दें, और जैसे ही उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो हमें उस पर कुछ ब्यूटीफुल कलर दिखाई देते हैं। दीज कलर आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस, या फिर सोप सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के कारण वो जो ब्यूटीफुल कलर दिखाई देते हैं, बब्बल के ऊपर देखते हैं हम कि उसके ऊपर भी जैसे लाइट पड़ती है तो हमें कुछ ब्यूटीफुल कलर दिखाई देते हैं। दीज कलर आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कोरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम of intensity I and 4I are superimposed. The maxima and minima possible intensity in the resulting beam. तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है I1 इक्वल टू I एंड I2 इक्वल टू 4I। हमें क्या निकालना, आई मैक्सिमम इंटेंसिटी, दोनों वेव हैं, दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं, सुपर इम्पोज करने के बाद मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं, तो हमें मैक्सिमा इंटेंसिटी निकालनी। तो आई मैक्सिमा कितना हो जाता है हमारा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और इसको अगर हम एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखें तो हमें पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो A किसका हो जाएगा, रूट I के बराबर हो जाएगा। तो यहां से A1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, रूट I के बराबर हो जाएगा। और यहां से A2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रूट 4I, या फिर इसे क्या ले सकते हैं हम, 2 रूट I। क्लियर है। तो हमने A1 और A2 की वैल्यू निकाल दी यहां से इंटेंसिटी से, क्योंकि इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, यहां से A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट I। ठीक है। तो A1 और A2 आ गए हमारे, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारी, रूट I, A2 की वैल्यू कितनी है, 2 रूट I का होल स्क्वायर। रूट I और 2 रूट I कितना आ जाएगा, 3 रूट I का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो कितना मिल जाएगा हमें, 9I। तो I मैक्सिमा कितना मिल गया हमें, 9I। मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है हमारा, मिनिमा कितना आता है, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दूसरा अगर एम्पलीट्यूड में आप करके नहीं देखना चाहते तो I मैक्सिमा इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमा इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले का भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम एम्पलीट्यूड की टर्म में याद करते हैं, तो मैंने उस फॉर्मूले को यहां पर यूज करा है। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, रूट I, A2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस का 2 रूट I का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मिलता है हमें, माइनस I रूट I का होल स्क्वायर। उसको होल स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, I। तो हमारा मैक्सिमा कितना है, 9I, और मिनिमा कितना है, I। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टू लाइट सोर्स कब कोहेरेंट होंगे, अगर हम उनको ऑब्टेन करें किससे, टू इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ सोर्स। नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ए सिंगल पॉइंट सोर्स, ए वाइड सोर्स, टू ऑर्डिनरी बल्ब्स एमिटिंग लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है भाई। तो कब होगा, जब हम एक सिंगल पॉइंट सोर्स का यूज करें, तभी हमें ऐसे लाइट रे मिलेंगी उनसे जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा और उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट सोर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू बीम्स
of light having intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screens. The phase difference between the beam is pi by 2 at point A and at point B. Then the difference between the resultant intensity at A and at point B. तो हमने देखा भी दो पॉइंट बताए इन्होंने, हमने दो लाइट बीम है जिनकी इंटेंसिटी आई और 4i है, यानी कि आपको दिया है I1 इक्वल टू आई और I2 इक्वल टू 4i। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि इन दोनों वेव दो पॉइंट से जब पहुंचती हैं A और B, दो पॉइंट हैं आपके A और B, तो A पॉइंट पर जब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस है पाई बाई 2। तो इन दोनों पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसका डिफरेंस कितना होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी इन दोनों पॉइंट पर उनका डिफरेंस कितना होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। अगर एक ही टर्म में लिखें एम्पलीट्यूड की टर्म में तो I इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। क्लियर है भाई? तो आप यहां पर I1 निकाल दो, I1 एट पॉइंट A, एट A, और A पे मान लिया उस टाइम फेज उसके बीच में 0 है, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। तो एक पर हमने मान लिया कि एक पे जब वेव है तो उसका फेज है 0, तो 0 पे निकाल दो आप, I हो गया प्लस 4i हो गया प्लस 2 रूट I रूट 2i इंटू कॉस 0। तो I1 इक्वल टू कितना आ जाता है आपका 5, यहां से तो 1 4 5, ये 2 और 2 4 I, 4i यहां से आ गया, इसे यहां पे लिख लेते हैं आगे हम, ये आ जाता है आपका, ये तो आ गया आपका 5i पहले दोनों को ऐड करके प्लस 4i cos 0 1 हो जाता है, तो टोटल कितना आ जाता है आपका 9i। अब एट पॉइंट B निकाल दो, B पॉइंट पर जब दोनों वेव पहुंचती हैं I1 और 4i इंटेंसिटी की, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस हो जाता है पाई बाई 2। तो I2 जब फेज डिफरेंस पाई 1 है तो पाई बाई 2 है, तो I प्लस 4i प्लस 2 रूट I रूट 2i कॉस पाई बाई 2। और आपका कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो ये टर्म कहां चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये बचा 4 और 5, तो I2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, I2 इक्वल टू आ गया आपका 5i। आपको डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा I दोनों में इंटेंसिटी में डिफरेंस कितना हो गया, I1 माइनस I2 इक्वल टू 9i माइनस 5i इक्वल टू 4i। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म ऑन वाटर सो ब्रिलियंट कलर दिस इज ड्यू टू। तो हम बात की किसकी बात कर रहे हैं, थिन फिल्म की, कि ऑयल है, ऑयल को वाटर के ऊपर डाल दिया, रेनी डे में क्या होता है, ऑयल पड़ा हुआ है आपका और वाटर की बूंदें आ जाती हैं छोटी छोटी, तो आपको क्या दिखाई देता है, ब्यूटीफुल कलर दिखाई देते हैं। दीज कलर आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस। ये हम बात करते हैं किसके कारण, थिन फिल्म के इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, interference of light is evidence that the speed of light is very large, the light is travel transverse wave, light is electromagnetic in characteristic, light is a वेव फिनोमिना। तो इंटरफेरेंस हमें किसे बताता है, इंटरफेरेंस हमारा डिफाइन करता है कि लाइट इज ए वेव प्रॉपर्टी, लाइट इज ए वेव फिनोमिना। इंटरफेरेंस किसको मान के एक्सप्लेन हुआ, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हुआ लाइट को वेव मानकर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड
व्हेन लाइट वेव इंटरफेयर, यानी कि इंटरफेरेंस के कारण कौन सी चीज आपकी कंजर्व रहती है। तो कौन सी चीज कंजर्व रहती है, हमारी एनर्जी। एनर्जी रिमेन्स कंजर्व इन इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ना तो हमारा मास कंजर्व रहता, ना एम्पलीट्यूड, ना इंटेंसिटी, सिर्फ क्या कंजर्व रहता है, हमारी एनर्जी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज। अगर हम टू सोर्स के बीच में कोहेरेंट सोर्स है टू, और उनमें इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहती है, एनर्जी इंक्रीज करती है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिक्रीज होती है, या रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज विद टाइम, या वेरी विद डज नॉट वेरी विद टाइम। तो हमारा एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है और टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करती। ना तो एनर्जी इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। एनर्जी का क्या होता है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, विच डज नॉट वेरी विद टाइम, क्योंकि एनर्जी क्या रहती है इंटरफेरेंस पैटर्न में, हमारी कंजर्व रहती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वेज शेप थिन फिल्म हैज। वेज शेप थिन फिल्म क्या होती है, हमें पता है फिल्म हमारी दो प्रकार की होती है। एक थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसके हर पॉइंट पर क्या होती है, थिकनेस सेम होती है। जैसे आपकी रेल की पटरियां, अगर आप दो रेल की पटरियों को देखोगे तो दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर आपकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें क्या है, थिन फिल्म में दो सरफेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अगर हम इसके अपर सरफेस को लोअर सरफेस पर किसी एंगल पर इंक्लाइंड कर दें, अगर हम अपर सरफेस को लोअर सरफेस पर किसी एंगल पर इंक्लाइंड कर दें, तो उस शेप को बोलते हैं हम वेज शेप। ठीक है भाई। जैसे आपने आरी देखी है, आरी के जो नीचे से पार्ट होता है इस तरह से होता है ना कुछ, वो कौन सा होता है, वो वेज की तरह होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेज शेप बोलते हैं। तो इसको हम वेज शेप बोलते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर, वहां पर थिकनेस किसकी कितनी है, इसकी 0 है। और जैसे जैसे हम आउटवर्ड चल रहे हैं, थिकनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, हर पॉइंट पर थिकनेस इंक्रीज करती चली जा रही है। तो वैसे फिल्म कौन सी हो गई, 0 थिकनेस एट वन एंड एंड इट इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द अदर एंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन वैसे फिल्म द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज नेचर। इंटरफेरेंस पैटर्न की नेचर कैसी होती है आपकी वैसे फिल्म में। हमारी वैसे फिल्म में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो कैसे बनता है, पैरेलल बनता है, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट एज। उसके एक कॉन्टैक्ट्स में, वो जो साइड में एज होती है उसके कॉन्टैक्ट से पैरेलल बनता है, उसके नीचे बनता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट इज यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट वुड बी द चेंज इन द ऑब्जर्वेशन। अगर हम मोनोक्रोमेटिक की प्लेस पर व्हाइट लाइट को यूज करें तो क्या चेंजेस ऑब्जर्व होंगे इंटरफेरेंस में। तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज मिल रहे थे, जो स्पॉट मिल रहे थे ब्राइट एंड डार्क, उसकी जगह हमें कुछ कलरफुल पैटर्न मिलेगा। जो हमें स्पॉट मिल रहे थे, जो इस तरह से हमें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न मिल रहे हैं, है ना, उनकी जगह क्या मिलेगा हमें, उनकी जगह कलरफुल फ्रिंज मिलेंगी। ठीक है। और उनका सेंटर पे जो होगा, सेंटर पे कैसी मिलेगी, सेंटर पे आपको व्हाइट मिलेगी। ठीक है। सेंटर पे कैसे मिलेगी आपको, सेंटर पे आपको व्हाइट मिलेगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। colored fringe will be observed with a white bright fringe at the center। सेंटर कैसा होगा, व्हाइट होगा, और आपको कैसी फ्रिंज मिलेंगी, ब्राइट डार्क की जगह आपको कलरफुल फ्रिंज मिलेंगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Interference pattern is observed in Wedge-shaped film for monochromatic light. Now, monochromatic light is replaced by white light. What will be the effect on interference pattern? वो कह रहा है कि पहले हमने न्यूटन्स और वेज-शेप फिल्म से पर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। अब हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्लेस करके किसका यूज किया? व्हाइट लाइट को यूज किया। तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे? तो हमें पता है कि जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो हमें क्या मिलती हैं? डिफरेंट कलर की फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है भाई, तो व्हाइट लाइट, अब पहले मोनोक्रोमेटिक को यूज करोगे लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट ने अपना इंटरफेरेंस पैटर्न दिया, लेकिन जब आप व्हाइट लाइट को यूज कर रहे हो तो व्हाइट लाइट अपना इंटरफेरेंस पैटर्न देगी। वो कोई डिपेंडेंसी तो है नहीं दूसरे की, तो उस समय हमें कैसी मिलेंगी? कलरफुल फ्रिंज मिलेंगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जब हम व्हाइट लाइट को यूज करेंगे उससे वो इफेक्ट नहीं पड़ता कि उससे पहले हमने क्या यूज किया या उसके हम बाद कौन सी लाइट को यूज कर रहे हैं। जिस टाइम हम व्हाइट लाइट को यूज कर रहे हैं उस टाइम हमें सम ब्यूटीफुल कलर की सभी कलर की फ्रिंज मिलेंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन वेज शेप फिल्म। वेज शेप फिल्म में हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया एंड बैंड विड्थ इज नोटेड। जो विड्थ है, दो फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस है ब्राइट और डार्क के बीच की, वो हमने फ्रिंज बैंड विड्थ को हमने नोट कर लिया। नाउ द एंगल ऑफ द वेज रिड्यूस टू 0। अब हमने क्या किया? पहले हमने ये वेज शेप ली, इस पर लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं हम। नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट किया तो यहां से लाइट इस तरह से जाएगी, यहां पर एक पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा, एक पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा, ये फिनोमिना, और एक रिफ्लेक्टेड होगा। तो इसके कारण यहां पर कुछ बैंड मिलेंगे। ठीक है, ये पैरेलल बैंड मिलते हैं। इन बैंड के बीच में हमने क्या कर दिया? बैंड विड्थ को मेजर कर लिया। फिर हमने क्या किया कि ये जो इनके बीच में जो थिकनेस थी थीटा, उस एंगल को हमने रिड्यूस कर दिया। जब एंगल को रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? एक इस तरह का। दोनों सरफेस क्या आएंगे? एक ही जगह पे आ जाएंगे। जब एंगल को आप खत्म कर दोगे, एंगल को 0 कर दिया, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस की पोजीशन क्या होगी? एक ही पोजीशन पे होंगे। तो वो पूछ रहा है कि अब इफेक्ट क्या होगा बैंड विड्थ पर? तो यहां पर क्या होंगी? बैंड विड्थ पैटर्न खत्म हो जाएगा, बैंड विल बी डिसअपियर। ठीक है, तो बैंड क्या हो जाएंगे? हमारे डिसअपियर हो जाएंगे। जब हमारी वेज शेप ही खत्म हो गई। वेज शेप क्या है कि जब अपर सरफेस को हम लोअर सरफेस पे इंक्लाइन करते हैं। और थिन फिल्म भी क्या कहती है? दो सरफेस होने चाहिए। हमने तो क्या किया? उनके बीच के एंगल को 0 कर दिया, खत्म कर दिया, एक ही सरफेस रह गया। तो बैंड क्या हो जाएंगे? हमारे डिसअपियर हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, interference pattern is observed in wedge shape film and band width is noted. What is the angle of wedge is reduced? When the angle of wedge is reduced, what will the effect of band width? हमें पता है कि अगर हम बैंड विड्थ की बात करें तो बैंड विड्थ जब हम न्यूटन्स रिंग में दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसे हम बीटा या ओमेगा से डिनोट करते हैं। कुछ में बीटा से डिनोट कर रखा है, कुछ में ओमेगा से। तो बीटा या ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। कितनी वैल्यू आती है इसकी? लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो यहां पर लैम्डा क्या है? वो लाइट जिसकी आप उस लाइट की वेवलेंथ जो लाइट आपने यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप किया है। म्यू थिन फिल्म जो बनाई है आपने वेज शेप फिल्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और थीटा इज द वेज एंगल। तो वो कह रहा है कि अगर आप वेज एंगल को रिड्यूस करो, अगर यहां पर इस इक्वेशन से देखोगे थीटा को अगर आप रिड्यूस करते हो, थीटा को कम करोगे, तो वेज जो विड्थ है, बैंड विड्थ है, फ्रिंज विड्थ है, वो क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो बैंड विड्थ क्या करेगी उस केस में? आपकी बैंड विड्थ आपकी इंक्रीज करेगी। अगर आप थीटा को देखो, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वहां से भी देख लेते हैं। अगर आप थीटा को 0 कर दो, थीटा टेंडिंग टू 0, तो बीटा टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसे मेजर कर पाए। तो यानी कि दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस ही क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो हम कैसे उन्हें ऑब्जर्व कर पाएंगे? इनविजिबल हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगी।
ठीक है भाई, इस केस में थीटा क्या कह रहा है, वो वेज एंगल को डिक्रीज कर रहा है। वेज एंगल को डिक्रीज कर रहा है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी, तो बैंड विड्थ इज इंक्रीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो हम लेते हैं दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस xn प्लस 1 माइनस xn, वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। नियरेस्ट टू फ्रिम के या तो ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी जब आपका थीटा स्मॉल होता चला जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन वेज सेफ फिल्म एंड बैंडविड्थ इज नोटेड। हमने एक वेज सेफ फिल्म से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया और उसकी बैंडविड्थ को हमने नोट कर लिया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। क्लियर है भाई। नाउ द थिन फिल्म इज रिप्लेस्ड बाय द थिन फिल्म और ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने इस थिन फिल्म को उससे रिप्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाली से ज्यादा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो बैंडविड्थ क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बैंडविड्थ डिक्रीजेस। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in the thin film of Wedge by keeping all other parameter constant, if only wavelength of incident light is increased, what will be the effect on bandwidth? वो कह रहा है कि बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा में सभी पैरामीटर को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें और वेवलेंथ को चेंज कर दें। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, लैम्डा अगर आपका इंक्रीज करेगा तो बीटा क्या करेगा, बीटा भी इंक्रीज करेगा। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज करेगी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब इसमें से वो लैम्डा म्यू थीटा किसी को भी कह सकता है इंक्रीज किया, किसी को भी कह सकता है डिक्रीज किया, तो बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो कह सकता है कि लैम्डा को 2 टाइम्स कर दिया, वेज एंगल को 3 टाइम्स कर दिया या हाफ कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। अगर वो एक क्वेश्चन इसी तरह का करता है और वो कहता है कि हम एक वेज से थिन फिल्म ली, उससे हमें नॉर्मल फ्रिंज विड्थ बैंडविड्थ मिल गए, तो बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब वो कहता है उसको हमने दूसरी फ्रिंज से रिप्लेस कर दिया जिसपे हमने जो वेवलेंथ लाइट यूज की लैम्डा 2, वो पहली वाली वेवलेंथ की दुगनी है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले वाले का, म्यू 2 जो है वो पहले वाले का हाफ है, और जो वेज एंगल है वो 3/2 है, यानी कि थीटा टू इज 3/2 थीटा। तो बैंडविड्थ पर क्या डिफेक्ट पड़ेगा, तो बीटा 2 कितनी हो जाएगी हमारी, लैम्डा की जगह 2 लैम्डा आ जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा। म्यू की जगह कितना आ जाएगा, म्यू/2 आ जाएगा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपका, 3/2 थीटा आ जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा तो बीटा हो जाएगा, और बचा कितना, 2 इंटू 2 अपॉन 3 बीटा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी ये, 8/3 टाइम्स हो जाएगी बीटा के, क्योंकि भी लैम्डा अपॉन म्यू 2 म्यू थीटा तो हमने खत्म कर दिया, ये भाई 2 म्यू और ये थीटा और ये लैम्डा तो बीटा में हो गया, ऊपर बचा 2, नीचे से ये 2 और आ गए, नीचे 3 बचा, तो 8/3 बीटा हो जाएगी। तो इस तरह से वो कुछ भी कह सकता है, किसी को भी चेंज कर सकता है और आपसे बैंडविड्थ में चेंज पूछ ले सकता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर थिन फिल्म ऑफ वेज शेप। इंटरफेरेंस पैटर्न का नेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स आउटसाइड। क्या होता है, कॉन्वेक्स आउटसाइड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए लाइट वेव सफर रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंस बिटवीन एयर एंड ग्लास मीडियम, द चेंज इन फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इन एयर इक्वल टू। वो कह रहा है कि जब कोई लाइट रे एयर से ग्लास पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, तो उसके जो फेस में चेंजेस आता है वो फेस में कितना चेंजेस आता है। तो एयर कितना हो गया आपका, रेयर, और इसे ग्लास कैसे बिहेव करेगा, इसके लिए एयर के लिए डेंसर। तो रे कहां जा रही है आपकी, रेयर से डेंसर में, और जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो आपके पाथ डिफरेंस में कितना चेंज आता है, पाथ डिफरेंस में चेंज आता है +- λ/2,
और फेज डिफरेंस में कितना चेंज आता है? फेज डिफरेंस में चेंज आता है पाई का। ठीक है भाई। तो जब लाइट रे हमेशा आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी तब तब आपका पाथ डिफरेंस चेंज होगा लैम्डा बाई 2 से, और फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2 से। अगर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन की बात करें तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर यहां से भी देख लो, अगर यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू रख दो 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस में कितना हो रहा है? लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फेज डिफरेंस कितना होगा आपका? पाई। ठीक है भाई। तो जब जब रे आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी तो पाथ डिफरेंस में वेव के में चेंज आएगा लैम्डा बाई 2 और फेस में चेंज आएगा पाई। और जब डेंसर से रेयर में आती है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो उसके पाथ में और फेस में कोई भी चेंज नहीं होता। तो इस केस में रे जा रही है हमारी रेयर से डेंसर में, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फेस में जो चेंज होगा वो पाई होगा। अगर पाथ में पूछता तो वो होता आपका लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फिल्म इज सेड टू बी थिन इफ द थिकनेस इज, वो कह रहा है कि अगर एक फिल्म है उसे आप कहोगे थिन फिल्म है तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? उसकी थिकनेस होनी चाहिए टू 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो लाइट हमने यूज किया इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाने के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसके वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है भाई। उसकी जो थिकनेस है, उनके बीच की जो हम कहते हैं कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस यूनिफॉर्म थिकनेस, ये जो थिकनेस है इन दोनों के बीच में, ये जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो बोल रहे हो या व्हाइट लाइट जो यूज कर रहे हो, उसके वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी कि टी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस are reversed due to the fact that on studying the thin film, अगर हम जो कंस्ट्रक्टिव और डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और जो मिल रही है वो कब रिवर्स हो सकती है? तो जब हम उनको फेस चेंज कर दें कितना? 180 का। टू रे ऑफ स्प्लिटेड लाइट अंडरगो फेस चेंज ऑफ 180। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द थिकनेस ऑफ द फिल्म। इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए थिन फिल्म में उस लाइट से जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उस फिल्म की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो हमें पता है कि थिन फिल्म की थिकनेस जिस लाइट को हमने यूज किया है उसके ऑर्डर की होनी चाहिए, तो शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इज बिकॉज, जो थिन फिल्म में आपका इंटरफेरेंस होता है उसका रीजन क्या है? ठीक है। द फिल्म रिफ्लेक्ट सम लाइट। ठीक है भाई। लाइट, हम फिल्म जो है वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्टेड करती है। द फिल्म इज थिन एनफ सो दैट रिफ्रैक्टेड रे इज क्लोज टू द रिफ्लेक्टेड रे। सही बात है, उनकी थिकनेस बहुत कम होती है जिसके कारण रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे वेरी क्लोज होती है। सी, द रिफ्लेक्टेड रे अंडरगो पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2। हमें पता है कि जब रे डेंसर मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में कितना चेंज होता है? लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस चेंज होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न at the contact edge of wedge shape film। इंटरफेरेंस पैटर्न एट द कॉन्टैक्ट ऑफ wedge shape film क्या होता है आपका? ऑलवेज ब्राइट, ऑलवेज डार्क, ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द अदर एंड, ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट।
तो राइट ऑप्शन इज, वैसे फिल्म में हमेशा सेंटर कैसा बनता है हमारा, वैसे फिल्म में हमारा सेंटर हमेशा डार्क बनता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारी थिकनेस कितनी हो गई, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थिकनेस हमारी हो जाती है 0, और थिकनेस 0 हो जाती है तो पार्ट डिफरेंस हमेशा कैसे, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया हमारा, पार्ट डिफरेंस होता है हमारा इसमें 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। तो t को 0 कर दो तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाता है आपका, t 0 होते ही लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 के साथ क्या आ गया आपका 1। और जब पार्ट डिफरेंस आपका ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, जब पार्ट डिफरेंस आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो आपको कैसी फ्रिंज मिलती है, हमेशा हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। जब पार्ट डिफरेंस हमारा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो हमेशा कैसी फ्रिंज मिलती है, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इस केस में हमारा पार्ट डिफरेंस क्या है, ऑड मल्टीपल है, 1 इज द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, तो हमेशा कैसी फ्रिंज बनेगी, हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है भाई, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।